This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को लास्ट क्लास के अंदर बताया गया था कि आपकी 14 फरवरी यानी कि दिन मंडे यानी कि सोमवार से आप लोगों को क्लास 9th का रिवीजन कराया जाएगा मास्टर क्लासेस के थ्रू। ठीक है, यानी कि अब आपको परीक्षा यानी कि एग्जाम्स के लिए तैयार कराना है। तो अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की बुक से, जिसके अंदर आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कराए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको चैप्टर्स कराए जाएंगे और इन चैप्टर्स के अंदर भी आपको दो चीजें कराई जाएंगी। इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स और इन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट क्लास के अंदर दे दी गई थी सभी। तो गुड इवनिंग सभी को। और अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, अब आप जब देखोगे तो आपको स्क्रीन पर क्या चीज दिखाई दी है बच्चे? आप कहोगे सर हमें स्क्रीन पर लिखा दिखा रहा है 9M02। इसका मतलब है 9th क्लास का मैथ और चैप्टर नंबर 2, यानी कि आज आप पढ़ोगे बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ, अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है तो उस क्लास को कट करे और जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही प्लीज वो क्लास को कट करे और जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने जिसमें आपसे पूछा गया है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है सिर्फ, कि पहले आप सभी लोग अपने आंसर जल्दी से भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। चैट सेक्शन के अंदर आप लोग अपने आंसर भेजेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सभी चीजों को वन बाय वन। सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप बताइए। अच्छा, पहले सभी बच्चे सिर्फ इतना बताइए, क्वेश्चन तो छोड़ो, सबसे पहले आप ये बताइए कि वॉइस यानी कि आवाज सभी को क्लियर आ रही है या फिर बच्चे आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है? सभी को क्लियर आ रही है ना आवाज? ठीक है लोकेश, बच्चे आप अपनी क्लास को कट करिए जल्दी से। लोकेश क्लास को कट कीजिए, बच्चे रिज्वाइन कीजिए क्योंकि बाकी सब चीजें सही चल रही है। ठीक है लोकेश, एक बार क्लास को कट कीजिए बच्चे। ठीक है, अब आप देखिए आप लोगों के सामने क्या सवाल दिया गया है। आपको दिया गया है कि दिए गए व्यंजकों में से, कि जो आपको नीचे कुछ व्यंजक लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बताइए दिए गए व्यंजकों में से एक चर वाला बहुपद कौन सा है। एक चर वाला बहुपद कौन सा है? अब आप सभी बच्चे अपने आंसर भेज सकते हैं। कुछ बच्चों ने वो ऑप्शन भेजा था अपना, बाकी बच्चे फिर से रिपीट कर दीजिए। जैसे कि संजय का आंसर आया था डी, लोकेश का डी, आरजू का डी, निशा का डी। काफी सारे बच्चों ने अपने आंसर भेजे थे। अब बाकी बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर भेज सकते हैं कि दिए गए व्यंजकों में से एक चर वाला बहुपद कौन सा है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर इसका ऑप्शन ये वाला सही है, और ज्यादातर बच्चों का आंसर डी ही आया है। तो एक बार हम आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें समझाएंगे, सभी बच्चे देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में सवाल तो ये भी आता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से या फिर नीचे जो लिखे गए हैं उनमें से बताइए कौन सा बहुपद है। देखिए, अगर आपको बहुपद पहचानना है कि कौन सा बहुपद है कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो सबसे पहले आप ये देखें, हम कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस के 4 प्लस के 3/x। एक ये रहा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमने आप लोगों के सामने लिखा है 5x² माइनस के 2x 3/2 प्लस के x माइनस के 1। और तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये रहा कि सर 5 की जगह इस बार लिख लेते हैं हम 6x² प्लस √2 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब आप ये देखिए चौथा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं बच्चे। ये रहा कि x² प्लस √x+9। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये जो नीचे कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, 4 एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, तो हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे? आप कहोगे सर जो बहुपद होता है इसके अंदर जो वेरिएबल होता है यानी कि जो चर होता है, आप जानते हैं वेरिएबल को चर कहते हैं। इसके अंदर जो सर चर होता है, जो वेरिएबल होता है, ये कभी भी हर नहीं बन सकता किसी भिन्न का, यानी कि सर ये कभी नीचे नहीं आ सकता। तो क्या ये, आप कहोगे क्या सर ये बहुपद है, तो आप कह दोगे सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चर जो वेरिएबल है वो सर एक फ्रैक्शन में आ रहा है यानी कि नीचे आ रहा है। तो सर ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। क्या दूसरा बहुपद है? आप कहोगे सर इसमें जो चर है ना, सर चर की जो पावर है ना, जो चर की घात है,
सर वो भिन्न में आ रही है। और अगर सर चर की घात भिन्न में आती है ना, तो सर वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाता। अगर हमारे जितने भी ये व्यंजक हमें दे दिए जाते हैं सर, अगर इनमें चर यानी कि वेरिएबल की घात अगर फ्रैक्शन में आ जाती है ना सर, तो कभी भी बहुपद नहीं कहला सकता। ठीक है, यानी कि सर ये भी बहुपद नहीं होगा। तो क्या तीसरा वाला बहुपद, चौथा वाला बहुपद होगा? आप कहोगे सर जो हमारा चर है ना, सर ये चर किस में बंद हो गए? रूट में बंद हो गए। सर जब चर रूट में बंद हो जाता है, तो सर ये हमारा बहुपद कभी भी क्या नहीं, ये व्यंजक कभी भी क्या नहीं कहलाता है, ये कभी बहुपद नहीं कहलाता है। यानी कि ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और सर ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमारा जो चर है उसकी जो घात है, सर उसकी घात कभी भी माइनस नहीं हो सकती। सर उसकी जो घात है, सर उसकी घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि जो घात है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, और कभी भी घात भिन्न में नहीं आ सकती। तो सर यहाँ पर जो घात है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 3/x, सर हम जानते हैं अगर कहीं लिखा है 1/x², तो सर हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, क्योंकि नीचे था, नीचे से ऊपर गया, तो घात नीचे प्लस के ऊपर आके माइनस की हो जाएगी। अगर किसी की घात लिखा है y की पावर 3, सर इसको हम लिख सकते हैं 1/y की पावर -3। यानी कि जब जो हमारी घात होती है वो एक के अपॉन में लिखी जाती है या एक के अपॉन से हटा के लिखी जाती है, तो माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस हो जाती है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यंजक हमारा तब तक बहुपद नहीं कहला सकता। वो बहुपद नहीं कहलाएगा अगर उसकी घात नेगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है, अगर उसकी घात भिन्न में है, या फिर सर रूट लगा हुआ है, या फिर सर हमारे पास में जो चर है वो किसी भिन्न का हर बना हुआ है। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया कि पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल हमारे बहुपद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सर एक के अंदर तो हमारा जो चर है यानी कि वो भिन्न में आ रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। दूसरे के अंदर सर इसकी घात भिन्न में आ रही है, इसलिए नहीं हो सकता। सर इसके अंदर तो ये रूट के अंदर आ गया है सर, इसलिए क्या नहीं हो सकता? बहुपद नहीं हो सकता। तो आप कहोगे सर हमें बहुपद तो क्लियर हो गया है कि सर यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कि सर इसकी जो घात है वो +2 है, सर रूट सिर्फ 2 तक लगा हुआ है, सर इसके ऊपर कोई रूट नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसकी घात 1 है। इतना सब कुछ क्लियर है तो हम कह देंगे सर ये बहुपद है। सर ये बहुपद है। इतना समझ में आ गया कि हम कैसे बहुपद पहचानते हैं और कैसे नहीं पहचानते हैं? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना बहुपद क्या होते हैं? यानी कि बहुपद के अंदर सर कोई भी हमारा जो बीज गणितीय व्यंजक होता है उसके अंदर जो सर चर होता है उसकी कोई भी घात हो लेकिन पर माइनस ना हो घात, सर घात भिन्न में ना हो, और कोई भी हमारा चर कभी भी क्या ना बने, भिन्न का हर ना बने। चलिए, ये तो बहुपद हो गया। अब सर बात कर लेते हैं एक चर वाले बहुपद की, क्योंकि सवाल में पूछा गया निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। सर एक चर वाला मतलब क्या है? सर चर एक ही होना चाहिए, क्योंकि चर को हम लिखते कैसे हैं? इनको अक्षर एक्स से, वाई से, जेड से, पी से, क्यू से, टी से लिखा जाता है। तो सर उसके अंदर एक ही चर होना चाहिए, कि सर जो भी चर आए, एक्स आए या वाई आए या जेड आए या पी आए, सर वो एक ही आए, ऐसा ना है कि सारे आ जाए। तो देखो, अगर आप डी ऑप्शन को देखोगे, सर इसके अंदर तो एक चर एक्स है, सर दूसरा चर वाई है, तीसरा चर जेड है, सर इसके अंदर तो तीन तीन चर है। ये तो एक चर वाला बहुपद नहीं है। सर अगर सी ऑप्शन को देखें, तो सर इसके तो ऊपर रूट लगा हुआ है, चर के ऊपर रूट, और जिस चर के ऊपर रूट लग जाता है सर वो तो बहुपद ही नहीं होता। हमें तो एक चर वाला बहुपद चाहिए। सर कैसी बात कर रहे हो, तो बहुपद ही नहीं है। तो सर ये एक चर वाला बहुपद कैसे हो सकता है? चलिए, अगर हम बी ऑप्शन को देखें, तो सर यहाँ पर एक एक्स चर है और एक हमारे पास में वाई चर है। सर इसके अंदर तो दो चर है, यानी कि हमें तो एक चर वाला बहुपद चाहिए। अब आप कहोगे सर इसके अंदर एक ही चर है एक्स और इसकी घात प्लस है, सर यहाँ पर भी घात प्लस के एक है, तो सर ये हमारा बहुपद है। और सर इसके अंदर एक चर एक्स है, तो सर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, कि दिए गए व्यंजकों में से एक चर वाला बहुपद जो है वो सर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया हो तो जल्दी से भाई टाइप करो कि हाँ सर सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए, अब आपको ऐसे सवाल कहाँ मिलेंगे जिनमें आपसे पूछा जाता है कि सर ये एक चर वाले बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं? तो आप एनसीईआरटी में जाना, चैप्टर नंबर 2 खोलना आज, और उसके अंदर आप देखोगे जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है वो इसी चीज के ऊपर है कि बताइए कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 1-2 नंबर के अंदर पेपर में आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है, ये रहा। ठीक है, दूसरे सवाल में आप लोगों से पूछा गया है कि इस सवाल के अंदर बताइए त्रिघाती बहुपद की घात त्रिपाव त्रिपाती त्रिघाती बहुपद
का घात डैश होता है। तो पहले तो हम आप लोगों को 1 मिनट दे देते हैं कि सभी बच्चे अपने मन की शांति कर लीजिए, अपने आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिख कर भेज दीजिए। चलिए, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में अपने आंसर चैट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे। ठीक है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है और ज्यादातर बच्चों का आंसर ठीक ही है। बट फिर भी बच्चों के कहीं ना कहीं कंसेप्ट थोड़े से बिगड़े हुए हैं घात को लेकर के। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। हम आपको बता देते हैं। सर यहाँ बहुपद की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है बहुपद की, और आज ही हमने क्लास को स्टार्ट करते वक्त पढ़ा था बहुपद क्या होता है। सर बहुपद कोई भी एक ऐसा व्यंजक होता है जिसके अंदर जो हमारा चर होता है, सर उसकी घात नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक। सर उसकी घात भिन्न नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सही बच्चे। सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब चलते हैं वहां पर। दो तीन बच्चों का डाउट है कि उनको स्क्रीनशॉट लेना है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा सभी का। अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, ये था हमारा सवाल नंबर 2, जिसके अंदर बात की जा रही है बहुपद की। यानी कि आज हमने अभी अभी पढ़ा था बहुपद क्या होता है। जब हम बहुपद के बारे में सीख चुके हैं, जब हम लोग बहुपद के बारे में सीख चुके हैं कि सर बहुपद के अंदर जो चर होता है, यानी कि जो वेरिएबल होता है, सर उसके अंदर कभी भी उसकी घात क्या नहीं होनी चाहिए। सर इसकी घात के बारे में सब कुछ होता है। सर घात हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सर घात हमारी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। और सर जो हमारा चर है वो कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे। और जो सर हमारा चर है वो कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे, चाहे उसकी कितनी भी घात आ जाए, नीचे होना ही नहीं चाहिए। तो सर हम कह देंगे कि हमारा बहुपद है। अब देखो, जो बहुपद होता है ना, हम बहुपद को दो तरीके से पढ़ते हैं। बहुपद को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। बच्चे माइक बंद, जिसका भी माइक खुला हुआ है प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से अपना माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। तभी आप सीख पाओगे, वरना तो आप नहीं सीख पाओगे बच्चे। देखिए, जैसे कि आपने कहा था सर हम त्रिभुजों को दो तरीके से पढ़ते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो ऐसे ही बहुपद को भी दो तरीके से पढ़ते हैं। सर एक तो पद के आधार पर, यानी कि पदों के आधार पर। और सर दूसरा हम पढ़ते हैं बहुपद को घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। जब घात की बात आई गई है, क्योंकि सवाल घात का है, तो जल्दी से हम, ठीक है, अब हम जल्दी से क्या करते हैं, घात के आधार पर पढ़ लेते हैं। देखो, जो घातों के आधार पर होते हैं ना बहुपद, आप कहोगे सर 3 प्रकार के होते हैं मेनली। तो कौन कौन से होते हैं? जब सर हमारी 9वीं क्लास में ना, सर 3 प्रकार के होते हैं घात के आधार पर। एक तो होता है हमारे पास में रेखिक बहुपद। क्या होता है? रेखिक बहुपद। कौन सा होता है? रेखिक बहुपद। यानी कि इसको हम बोलते हैं, बच्चे थोड़ा सा एक मिनट, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। अब आप इसका मतलब समझ लेना क्या होता है। सर रेखिक बहुपद का मतलब है कि सर ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसकी अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात एक हो। और हम दो चीजों पर देखो फोकस करेंगे। एक तो आपका जो 9वीं क्लास का सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें एक चर वाले, एक चर वाले बहुपद है। और दूसरा, सबसे पहले तो हमें एक चर वाले बहुपद पर ही रहना है। अभी सीखा था हमने एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक ही चर होता है, या तो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, कोई भी सारे ना हो, बस एक ही चर हो, कोई सा भी एक हो। तो एक चर वाले बहुपद की बात करें, तो सर जो अधिकतम घात अगर एक होगी, तो उस वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप हमें बताना कि क्या ये रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है 7x + 9। अगर ये रेखिक बहुपद है तो y टाइप करो, और अगर रेखिक बहुपद नहीं है तो n टाइप करो जल्दी से। अगर ये एक रेखिक बहुपद है तो y टाइप करो, और अगर रेखिक बहुपद नहीं है तो n टाइप करो। आप कहोगे हाँ सर। ठीक है बच्चे, आप कहोगे हाँ सर ये एक रेखिक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि सर x की घात कितनी है? अधिकतम घात सर एक है, और एक ही वेरिएबल है हमारे पास में x। चलिए, अब आप हमें बताओगे सभी बच्चे, टाइप करना इसके अंदर, सवाल देख लो पहले अच्छे से। सवाल देख लो पहले।
7 - √x, 7 - √x। क्या ये एक रेखिक बहुपद है? तो y टाइप करो, अगर नहीं है तो n टाइप करो। 7 - √x। आप कहोगे सर रेखिक की तो बात छोड़ दो, सर ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि सर रूट के अंदर तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये रेखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, देखिए सभी बच्चे देखेंगे। हाँ, सभी बच्चे आप सामने देखेंगे। आप हमें ये बताना कि अगर कहीं लिख दिया जाए 4x + √7, अब आप हमें बताइए क्या ये रेखिक बहुपद है? तो y टाइप करो, और अगर रेखिक बहुपद नहीं है तो n टाइप करो। जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, हम फिर से एक बार बोल देते हैं, क्या ये रेखिक बहुपद है? बच्चे कोई तो हाँ टाइप कर रहे हैं, कोई वाई टाइप कर रहे हैं, कोई नो सर टाइप कर रहे हैं। तो देखो दो ही ऑप्शन है, अगर है तो वाई टाइप करो, अगर नहीं है तो एन टाइप करो। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को डाउट आ गया है, सर ये कैसा सवाल आ गया है, आधे बच्चे तो वाई टाइप कर रहे हैं, आधे एन टाइप कर रहे हैं। देखिए, आपको एक ही चीज बताई गई थी कि क्या ये बहुपद है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या ये बहुपद है। आप कहोगे हाँ सर, सब कुछ परफेक्ट है, कि जो एक्स की घात है सर वो प्लस में है, बहुपद है। और अभी आपको बताया कि एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो, वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। सर हाँ, इसकी अधिकतम घात एक ही तो है। सर यहाँ तो हमारे पास में चर ही नहीं है, तो यहाँ किस बात की घात देख रहे हैं? भाई रूट में तो कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ रूट में कौन नहीं है, एक्स तो नहीं है। तो आप कहोगे हाँ सर, ये एक रेखिक बहुपद है। भाई रूट के अंदर नंबर तो आ सकता है ना, यहाँ तो चर ही नहीं है ना। भाई क्या यहाँ कोई चर है? नहीं, सिर्फ हमने चर के बारे में बात की थी कि चर कभी भी रूट के अंदर नहीं आ सकता, नंबर तो आ सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है सर वो एक्स है, और एक्स की घात +1 है, ना तो सर घात नेगेटिव में और ना ही घात सर भिन्न के रूप में, वो एक नंबर है। ठीक है, यानी कि ये बहुपद है। सर इसकी अधिकतम घात एक है, इसलिए क्या है, रेखिक बहुपद है। समझ में आया सभी को कि हाँ सर ये एक रेखिक बहुपद है, ये एक रेखिक बहुपद है। चलिए सभी को समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि अब आपको इतना पता लग गया रेखिक बहुपद क्या होते हैं। अब देखो, रेखिक बहुपद की घात एक होती है, पर हमारा सवाल एक घात पे नहीं था, हमारा सवाल था त्रिघाती बहुपद पर। तो अब बच्चे हमें एक बात बता देते हैं कि रेखिक बहुपद समझ में आ गया है। तो सर घात एक हो सकती है हमारे सिलेबस में, अभी आपने बताया था। सर घात दो हो सकती है हमारे सिलेबस में। अगर हमारे सिलेबस में घात दो हो सकती है, तो घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं? घात दो वाले बहुपद को हम द्विघाती पद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, और सर अगर घात तीन हो गई तो क्या कहेंगे? सर घात अगर तीन हो गई तो पीछे लिखा हुआ है कि हम उसको त्रिघाती कहेंगे, कि घात तीन है। इसके अलावा सर अगर घात चार हो गई, पांच हो गई, छह हो गई, सात हो गई, बच्चे एक घात वाले को हम रेखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसके अलावा जो भी घात आ जाए हम उसको कहेंगे घात n वाला बहुपद, घात n वाला बहुपद। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल हमने लिख दिया है कि 5y⁻11 +7y⁻8 +9। अब आपसे पूछा जाए क्या ये बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर जो चर है y, उसकी सर घात ना माइनस में ना ही भिन्न में। ठीक है सर, ये बहुपद है। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये एक चर वाला बहुपद है, कि इसके अंदर चर y ही है। तो सर इस चर की घात क्या है? तो आप कहोगे सर इस बहुपद की इस बहुपद की घात क्या है? आप कहोगे 11 या 8। बताइए क्या कहोगे, 11 या 8? क्या इस बहुपद की घात क्या है? हमने क्वेश्चन पूछा, बहुपद की घात क्या है। ये जो बहुपद लिखा है 5y⁻11, हम लिख देते हैं अगले पेज पर। द्विघात। 5y⁻11 +7y⁻8 +9। बताइए इस वाले बहुपद की घात क्या है? सभी बच्चे बताएंगे इस वाले बहुपद की घात क्या है। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है 18 घात है। बच्चे देखो, आंसर आ चुके हैं सभी के। हम बच्चे बता रहे हैं, इस पूछा गया है बताइए इस वाले बहुपद की घात क्या है।
तो एक बच्चा आंसर कह रहा है सर 11 के अंदर 8 जोड़ दो 19 है। एक बच्चा कह रहा है सर 11 × 8 कर दो 18, इसकी 88 इसकी घात है। एक बच्चा कह रहा है सर 11 में से 8 घटा दो 3 है। नहीं बच्चे, इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। तो आप समझिए बहुपद की घात का मतलब क्या होता है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, बहुपद की घात। आप कहोगे सर जो बहुपद एक चर में होते हैं उनकी जो घात का मान होता है, सर जो सबसे बड़ी घात होती है अधिकतम घात को ही, अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो आप कहोगे सर ये जो बहुपद हमारे सामने लिखा हुआ है, सर इसकी घात कितनी है। आप कहोगे सर इसकी घात का मान है 11। कितना है इसका घात का मान, इसकी घात का मान है 11। सर ठीक है, हमने एक पढ़ा कि जिसके अंदर बहुपद की घात एक होती है, सर उसको रेखिक कहते हैं, रेखिक बहुपद। सर अगर घात दो होती है तो सर हम उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। घात तीन होती है तो सर हम उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं। सर इस बहुपद को क्या कहेंगे, तो इस बहुपद का नाम भी सीख लो कि इस बहुपद का नाम होगा घात 11 वाला बहुपद। ठीक है, घात 11 वाला बहुपद। अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है, अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर ये घात 11 वाला बहुपद है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। रेखिक की तरह, द्विघाती की तरह, त्रिघाती की तरह। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यानी कि अब हम अपने सवाल को देख लेते हैं कि सर सवाल था हमारा ये वाला, टॉक्सिक गेमिंग के नाम से अगर बच्चे ने फिर से इस तरीके से टाइपिंग की तो उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे। एक ही बार टाइप करो बच्चे बस। देखिए सवाल था त्रिघाती बहुपद की घात का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 3 होता है। समझ में आया, क्योंकि कार्तिक आपका आंसर गलत था बच्चे। कार्तिक अब आपको समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर त्रिघाती बहुपद की घात का मान 3 होता है। सर द्विघाती बहुपद की घात का मान 2 होता है। और सर रेखिक बहुपद की घात का मान 1 होता है। और बाकी सर जो भी घात होगी उसी के नाम पर उसको लिख दिया जाता है। घात 11 वाला बहुपद, घात 15 वाला बहुपद, ऐसे। ठीक है, चलिए इतना आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आगे। और ये रहा आप लोगों के सामने एक तीसरा सवाल। हम आपको पढ़कर सुना देते हैं और फिर आप लोगों के पास में 2 मिनट दे देते हैं कि पहले आप अपना आंसर भेज देना। देखिए आपको दिया गया है कि दिए गए बहुपद, बहुपद दिया गया है आपको एक t⁻2 -3t+2। तो दिए गए बहुपद और इस बहुपद को आपने ऐसे लिख दिया है पीटी। इस पीटी का मतलब समझ लो बच्चे क्या होता है। पीटी का मतलब P4 होता है पोलिनोमियल। पी का मतलब होता है पोलिनोमियल, क्योंकि इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल बोलते हैं तो हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं, बहुपद। और टी बताता है हमारे चर को, यानी कि वेरिएबल को। ये बताता है हमारे चर को। तो आप कहीं लिखा देखोगे कि पी एक्स बराबर x⁻8 +7 x⁻2 +5, तो आप कह दोगे इसका मतलब कुछ भी नहीं है सर, ये एक बहुपद को बता रहा है जो कि x के चर में है। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको यही सवाल दिया गया है कि दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद कौन सा बहुपद है, ये रहा बहुपद, ये रहा बहुपद t⁻2 -3t+2। दिए गए बहुपद में टी का मान 0 रखने पर, जब आप इसमें टी का मान 0 रख दोगे तो बताइए टी का मान 0 रखने पर क्या आंसर आएगा। टी का मान 1 रखने पर कितना आंसर आएगा, और टी का मान 2 रखने पर कितना आंसर आएगा। सिर्फ आपको इतना हमें बताना है, टी का मान 2 रखने पर कितना कितना मान होगा बहुपद का, वो हमें ज्ञात करके बताइए जल्दी से। सभी बच्चे, दिए गए बहुपद पी टी बराबर t² - 3t+2 में टी का मान 0 रखने पर, टी का मान 1 रखने पर और टी का मान 2 रखने पर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि आपका मान क्या क्या आ रहा है जल्दी से। आप लोगों के पास में 2 ही मिनट का टाइम है। एक नेहा ने यादव के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, तो वो आ गया है। चलिए ठीक है, अजय का आ गया है, नेहा यादव के नाम से आ गया है, निशिका के नाम से आ गया है बच्चे, टॉक्सिक गेमिंग के नाम से आ गया है, कार्तिक के नाम से आ गया है, लोकेश का भी आ गया है। ठीक है, ईशू रावत के नाम से भी आ गया है।
ठीक है, काफी सारे बच्चों का आ गया है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, एक बार समझते हैं इस सवाल को। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया है सभी को? देखिए आपने कहा सर जब हम टी का मान जीरो रखेंगे, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से। देखिए आपने कहा सर टी का मान जीरो रखेंगे, तो सर टी की जगह जीरो रखने पर तो हमने लिखा जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री गुणा जीरो प्लस टू। आप जानते हो जीरो का वर्ग कितना होगा बच्चे? जीरो ही होगा, तो इसको आगे लिख दे हमने सर, जीरो का वर्ग जीरो होगा। सर किसी भी नंबर के जीरो के साथ गुणा करो तो जीरो ही आता है, इसको माइनस जीरो लिखो चाहे प्लस जीरो रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस टू। यानी कि इस पूरे को हल करके तो सर हमारे पास में आ गया टू। यानी कि सर टी का मान जीरो रखने पर बहुपद का मान आता है दो। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। प्लीज आप सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए आपने कहा सर टी का मान एक रखने पर, जब आप टी का मान एक रखोगे बहुपद में, तो टी का मान एक रखने पर आपको क्या क्या मिल जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर एक का वर्ग मिलेगा माइनस तीन गुणा एक मिलेगा प्लस दो मिलेगा। जब आप इसको हल करोगे, सर एक का वर्ग तो एक होता है, सर तीन गुणा एक सर तीन होता है प्लस दो। और आप जानते हो कि सर जिनका सेम साइन होता है, जैसे कि ये प्लस के एक है, ये प्लस के दो है, वो जुड़ जाते हैं। आपने कहा सर प्लस के तीन हो जाएगा, जिनके सेम साइन होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो आपने कहा सर इन दोनों को जो जोड़ दिया हमने, तो ये सर तीन आ गया माइनस तीन, सर कट के जीरो हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर यहाँ तक सभी को क्लियर है। और जब आप टी का मान दो रख दोगे सर, दो का वर्ग माइनस तीन गुणा दो प्लस दो। आपने कहा सर दो का वर्ग चार होता है माइनस छ प्लस दो। सर सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे, सर छः माइनस छः आ जाएगा और छः में से छः को घटाए जीरो आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि सर हमने टी का मान जीरो एक दो रख दिया है, तो सर ये सारी चीजें आ गई। ठीक है चलिए जब आप इसके आगे चलोगे तो आगे सवाल पढ़ लेते हैं। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा गया है बच्चे, और बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आप जानते हो कि बहुपद का शून्यक, यानी कि बहुपद के शून्यक का मतलब जानने क्या होता है? बहुपद का शून्यक, अब आप समझिए बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं। यानी कि बहुपद के अंदर चर का वो मान, चर का, बहुपद के अंदर चर का वो मान जो बहुपद के पूरे मान को, जो बहुपद के पूरे मान को शून्य कर देता है, शून्य कर देता है, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब आप हमें बताओ बहुपद का मान शून्य कहाँ कहाँ हुआ? आप कहोगे सर जीरो रखने पर तो नहीं हुआ, सर एक रखने पर इसका मान जीरो हो गया, सर दो रखने पर इसका मान जीरो हो गया। तो इस वाले सवाल में सर जो बहुपद के शून्यक हो गए हैं, सर वो इस वाले सवाल में बहुपद के शून्यक एक और दो हो गए हैं। इतना आप हमें बताइए, समझ में आ गया कि सर इसके शून्यक एक और दो हो गए हैं, ये वाला एक और सर ये वाला दो। समझ में आ गया कि बहुपद के अंदर चर का वो मान रखने पर जो बहुपद को जीरो बना दे, शून्य बना दे, वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है सर, ये तो वो वाली बात हो गई कि सवाल के अंदर चर दे रखा था, चर के मान दे रखे थे। सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं? तो बच्चे आपने पढ़ा होगा मध्य पद विभक्ति विभाजन, जिसको आप बोलते हैं मिडल टर्म, जो होती है उसको स्प्लिट करके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ी होगी। मध्य पद विभक्ति जो होता है हमारे पास में मेथड, आपने वहां से जरूर सीखा होगा कैसे निकालते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर कुछ सवाल लिखकर दिखा रहे हैं हम आपको, आप इसको जल्दी से हल कर देना, और हल करने के बाद में आप बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। देखो एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि सर सवाल है, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, चलो हम इसी सवाल को ले लेते हैं, टी स्क्वेयर माइनस थ्री टी प्लस टू, टी स्क्वेयर माइनस थ्री टी प्लस टू। अगर यहाँ पर आप मध्य पद विभक्ति मेथड लगाओगे तो कैसे लगाओगे? तो आप जानते हो कि वहां से भी हम शून्यक ही निकालते हैं, वहां से भी हम शून्यक ही निकालते हैं, यानी कि क्या मान होगा इसके शून्यकों का। तो देखो उसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं वो ये है
कि हमारे सिलेबस के अंदर जो मेथड है वो लगाया जाता है, हमेशा ये मेथड लगाया जाता है जो द्विघाती बहुपद होते हैं। किसके ऊपर लगाया जाता है? द्विघाती बहुपद के ऊपर ही लगाया जाता है। अब द्विघाती बहुपद का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि उसके अंदर दो ही घात होगी, तभी आप इस मेथड को लगाते हो। अब देखो, इस मेथड को समझने के लिए यहाँ पर हम आपको कुछ समझा देते हैं, फिर आप इसको हल कर लेना होमवर्क के अंदर, या फिर एक हम करा देंगे, बाकी आप होमवर्क में करना। देखिए, अगर कहीं लिखा हो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको इस सवाल के गुणनखंड करने, किस तरीके से आपको गुणनखंड करने? मध्य पद विभक्ति मेथड से। तो आप कैसे करोगे वो आप समझ लीजिए। आप सबसे पहले क्या करोगे? आप इस ए की गुणा सी के साथ करोगे, आपके पास में एक नंबर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक कितना है? आप कहोगे सर टी स्क्वायर के आगे तो लिखा ही नहीं है 4 5 6। जहां कुछ नहीं लिखा होता बच्चे, वहां तो सब कुछ चलता है एक। यानी कि अगर अगर अपनी तरफ से यहाँ लिखा होता 5 टी स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, चल जाता 5 टी स्क्वायर। बट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपने अपनी तरफ से कितना मान लिया? एक मान लिया। अब आप एक की गुणा दो में करोगे, तो आपके पास में कितना आ गया बच्चे? दो आ गया। अब आप देखो, जब आपके पास में एक की गुणा दो के साथ करके, आपकी एक की गुणा दो के साथ करके दो आ गया, तो अब आप आगे क्या करोगे? आप आगे ये करोगे कि दो के गुणनखंड करेंगे। कैसे? कि सर हम दो को लिख सकते हैं एक गुणा दो, इसके अलावा सर कुछ नहीं लिख सकते। हाँ, अगर सर 10 आ जाता तो कैसे लिख देते? सर 10 को हम ऐसे लिखते, 1 गुणा 10, 2 गुणा 5। ठीक है, अगर सर 12 आ जाता तो कैसे लिखते? सर 1 गुणा 12, सर 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, ऐसे लिखते हैं। ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी कि हम इसके गुणनखंड कैसे कर रहे हैं। कि सर एक से सभी संख्या भाग हो जाती है, तो सर जब एक से भाग करेंगे 10 को, तो 1 गुणा 10 10 होता है। सर दो से 10 भाग में हो जाएगा, तो जब दो से भाग किया तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से सारे गुणनखंड सर यही होंगे, इसके अलावा ये 3 से भाग नहीं होगा, 4 से भाग नहीं होगा, और सर 5 से भाग करने पे तो 2 ही आएगा। इसी तरीके से अगर 12 को देखें, तो 1 गुणा 12 होगा, तो 12 आएगा। सर 2 गुणा 6 होगा, तो भी 12 आएगा। सर 3 गुणा 4 होगा, तो भी 12 आएगा। इस तरीके से गुणनखंड करने के बाद में आप देखोगे कि सर हमें प्लस करने के बाद में 3 लेकर आना है। हाँ बच्चे, प्लस करने के बाद में 3 ही आ रहा है। सवाल हो गया हल। कैसे? कि सर टी स्क्वेयर माइनस ऐसे रहने दो, सर 3 के बारे में अभी सोचेंगे, t+2, यानी कि हमें जो 3 लेकर आना है सर वो 1+2 करके लेकर आना है। तो 3 को हमने लिख दिया 1+2, तभी तो 3 आएगा, क्योंकि ये वाला साइन हमें बता रहा है कि प्लस करके 3 लिखना है। अब आप जानते हो टी को अंदर लिख दो, यानी कि टी स्क्वेयर माइनस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 2। और आप जानते हो कि ब्रैकेट से पहले सर माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, यानी कि हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस के 1 टी माइनस के 2 टी प्लस के 2। और आप जानते हो इसमें से टी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा t-1। सर हमें t-1 ही बचाना है, तो सर हमने क्या कर लिया? -के 2 को कॉमन निकाल लिया, सर बचेगा t-1। और यहाँ से आगे सर t-1 कॉमन, तो बचेगा सर हमारे पास में t-2। और आप जानते हो शून्यक निकालना है, तो सर हम इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख देंगे। या तो सर हमारा ये वाला मान शून्य होगा, यानी कि t-1 बराबर 0 होगा, तो सर t का मान 1 हो जाएगा। या फिर सर हमारा ये वाला मान t के बराबर, t-2 का मान 0 होगा, तो सर हमारे पास में t का मान 2 आ जाएगा। तो ये वही शून्य के हैं जो आपने पीछे वाले स्लाइड पे निकाले थे। अब आप हमें बताइए कि क्या आपको मध्य पद विभक्ति मेथड रिवाइज हो गया है कि कैसे करते हैं? कि सर सबसे पहले हम जो भी हमारे घात दो वाला होता है उसके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को लेते हैं, अचर यानी कि जो एक कांस्टेंट नंबर होता है दो लिखा हुआ है सर उसके साथ गुणा करते हैं, फिर सर हम उसके फैक्टर बना लेते हैं, और फिर हम सर उसको ऐसे तोड़कर लिख देते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा? एक बार हम और समझा देते हैं सभी को कि सबसे पहले आप क्या करते हो बच्चे, आप इस वाली ए को सी के साथ गुणा कर देते हो। ए के साथ सी की गुणा करने के बाद में आप उसको ऐसे फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हो। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, प्लस करने के बाद में 3 आना चाहिए। प्लस करने के बाद में 3 आ गया सर, दो एक 3 होते हैं, तो सर हमने उसको ऐसे लिखा, पहले ऐसे लिखा, और फिर सर हमने टी को अंदर लिख दिया, और सर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन आ, तो अंदर के साइन हमने बदल दिए। ठीक है, जितने बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए हम एक सवाल और करा रहे हैं, प्लीज एक ही सवाल और कराएंगे तो आप अच्छे से समझना। जगबीर के नाम से, जगबीर रावत के नाम से, और लोकेश प्लीज एक बार और समझना, हम एक और सवाल और करा पाएंगे बच्चे, फिर हमें आगे चलना होगा। देखिए,
लिखा हुआ है 6x²। समझना अच्छे से, एक में बहुत अच्छे से समझाएंगे। 6x² प्लस 7x-3। अगर इसको आप मध्य पद विभक्ति मेथड लगाओगे तो कैसे लगाओगे देखना। आपने कहा सर सबसे पहला काम इस ए की गुणा सी में करेंगे, तो सर 6 या कितने हो गए 18। सर अब हम 18 के गुणनखंड कर देंगे, कि सर हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 18, तो सर ये भी 18 आता है। सर ये 18 दो से भी भाग हो जाता है, तो सर 2 गुणा 9 लिख देंगे, तब भी 18 आएगा। सर ये 18 3 से भी भाग हो जाता है, तो सर हम 3 गुणा 6 लिख देंगे, तो भी 18 हो जाएगा। सर ये 4 से भाग नहीं होता, सर ये 5 से भाग नहीं होता, सर ये 6 से भाग होता है। पर 6 से भाग करने पे तो 6 गुणा 3 ही लिखना पड़ेगा, इसलिए सर ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा लिखने में सर कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, इसको हटा देते हैं। अब यहां तक बताओ सभी को समझ में आ गया कि हम 18 को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं? बताइए, सभी को समझ में आ गया 18 को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, चलिए। इतना काम करने के बाद में हमने आपको अभी समझाया था कि देखो सर यहां पर प्लस है, तो सर प्लस करने के बाद 3 आना चाहिए। यहां पर प्लस है, तो सर प्लस करने के बाद में 3 आना चाहिए। फिर से समझो, फिर से देखिए स्क्रीन पर, कहां पर प्लस है, कहां पर जोड़ने के बाद 3 आना चाहिए। देखो जहां पर अभी हमने मिटाया है बच्चे, यहां पर सर 2 है, यहां पर सर प्लस का साइन है, तो जोड़ने के बाद 3 आना चाहिए। बट अभी जो सवाल है, सर यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस होने के बाद में 7 आना चाहिए। तो आप ऐसे गुणनखंड देखो जहां पर माइनस करके 7 आ जाए। आप कहोगे सर यहाँ माइनस करके 17 आएगा, सर यहाँ माइनस करके 3 आएगा, सर यहाँ माइनस करके 7 आएगा, और हमारा काम हो गया कि सर हमें गुणनखंड में मिल गए। तो हम लिखेंगे सर इसको ऐसे 6x², प्लस का साइन प्लस का ही रहेगा। सर 7 को तो हम जोड़ के लिखेंगे, एक्स एक्स रहेगा, -3 रहेगा। और सर 7 को जोड़ कैसे लिखेंगे? सर 7 को तो माइनस करके लिखेंगे, 9-2। अब इतना बताओ लोकेश, समझ में आया? और जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी लोकेश के साथ में ही, उसका नाम है, क्या नाम, हाँ, जगवीर रावत के नाम से, जल्दी से दोनों बच्चे कमेंट सेक्शन में के अंदर वाई टाइप करके बताओ क्या इतना समझ में आया। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए। अब कुछ भी काम नहीं करना बच्चे, यहां देखो सर ये 6x² ऐसे ही रहेगा, प्लस सर x को अंदर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x -2x-3। सिर्फ x को अंदर रख दिया है। अब आप जानते हो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, तो बच्चे अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि रहेगा 6x² प्लस 9x -2x-3। देखो अंदर का कोई भी साइन आपने चेंज नहीं किया, माइनस के 2x थे तो माइनस के 2x, प्लस के 9x थे तो प्लस के 9x। यहां तक बताइए लोकेश, कोई डाउट है बच्चे? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब आप जानते हो, देखो आपने HCF, जिसको आप बोलते हो महत्व समापवर्तक, आपने निकालना सीख रखा था। तो बताइए 6 और 9 का, यानी कि 6 और 9 किस किस के पाढ़े में आते हैं? दोनों ही। आप कहोगे सर 6 और 9 दोनों ही 3 के पाढ़े में आते हैं, तो दोनों में से 3 कॉमन आ गया। और आप जानते हो सर यहाँ x² है और यहाँ x है, तो सर हम इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x की घात कम है, कम वाले को कॉमन ले सकते हैं। तो आपने कहा सर 3x तो कॉमन आ गया। तो जब आप 3x से इसको भाग करोगे सर, 3 से भाग के 6 को तो 2 आ गया। और जब सर x से x² को भाग करेंगे तो x आ जाएगा। इतना समझ में आया सभी को? बताइए, समझ में आ गया इतना कि सर छह। देखा नहीं भैया। दोबारा बोलो बच्चे, नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई सर बात यार। नहीं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था, इसके आगे हम समझ गए कि यहाँ पर डाउट है। देखिए आपने कहा सर 6, दूसरा कलर ले लेते हैं, कि सर जो हमारे पास में 6 है और जो 9 है, सर इसका HCF यानी कि मैथ 100 पर तक 3 होगा, क्योंकि ये भी 3 के पाढ़े में आएगा, ये भी 3 के पाढ़े में आएगा, यानी कि दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखो। और बच्चे जब भी हमारे पास में चर होते हैं, तो चर में एक याद रखो कि जो कम घात वाला नंबर होता है, कम घात वाला नंबर, कम घात वाला चर जो होता है कम घात वाला, वो हमेशा कॉमन आ जाता है। जैसे कि आपसे कोई कहे यहाँ पर लिखा हुआ है x⁻10 और यहाँ लिखा है x⁻7, और जब आप इनको हल करोगे तो आप x⁻7 को कॉमन ले सकते हो। x⁻7 को कॉमन ले लिया, तो आप कहोगे सर घात घट जाती है, 10 में से 7 गए तो आप कहोगे सर x⁻3 बचा, प्लस 7 में से 7 जाएंगे तो 0, यानी कि सर 1 बचा। ठीक है, चलिए। इतना सभी को समझ में आ गया है? इतना सभी को समझ में आ गया है ना?
बोलो एक बार माइक ओपन करके। सर। ठीक है, तो आपने कहा सर 3 कॉमन आ गया है, और सर इन दोनों में जो घात कम है सर वो x⁻1 घात है, तो वो कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास में बचेगा सर, 3 से भाग किया तो 6 को 2, और अभी आपने बताया था सर यहाँ घात 1 है यहाँ 2 है, तो जो कॉमन लेने पर घात घट जाती है तो सर 2x बचेगा। प्लस सर 3 से भाग किया 9 को, तो सर 3 आएगा। और सर x⁻1 था वो कॉमन निकल चुका है, तो सर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर सर x⁻1 था वो पहले से ही हमने कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, अब हमें 2x+3 चाहिए अगले ब्रैकेट में भी। अगले ब्रैकेट में कितना चाहिए? 2x+3। आप कहोगे सर हमारे पास में 2x+3 तो नहीं था, ये भी माइनस था ये भी माइनस था, तो सर आपने दोनों को प्लस क्यों ले लिया? हम कहेंगे एक काम करो, -1 कॉमन निकाल लो, तो दोनों को प्लस ले सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन आता है, तो जब आप इसको खोलोगे तो ये -2x -3 ही खुलेगा। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया कि सर हमें चाहिए था ब्रैकेट के अंदर 2x+3, इसलिए हमने पहले ब्रैकेट के अंदर 2x+3 लिख दिया। देखा दोनों ही नंबर नेगेटिव थे, हमने दोनों ही पॉजिटिव रख दिए, तो हमने प्लस माइनस के एक बार रख दिया है। ठीक है, अब आप देख रहे हो 2x+3 यहाँ पर भी है, 2x+3 यहाँ पर भी है, तो आपने 2x+3 को ही कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा हमारे पास में कितना? आपका हो गया यहाँ बचा सर 3x, और बचा सर -1। अब सभी को समझ में आ गया है? तो ये तो होगा इसके गुणनखंड। अगर आपसे शून्यक पूछे जाए कि बताइए इस द्विघाती बहुपद के शून्यक क्या क्या होंगे, तो आपने कहा सर शून्यक निकालने के लिए तो गुणनखंड को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, और फिर हम कहेंगे कि सर या तो ये वाला गुणनखंड 0 होगा, कि 2x+3 बराबर 0, तो सर x का मान आ जाएगा -3/2, या फिर सर ये वाला गुणनखंड 0 होगा, यानी कि 3x-1 बराबर 0, तो सर यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/3। इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें मध्य पद विभक्ति मेथड रिवीजन हो गया है। ठीक है, चलिए अब चले आगे। ठीक है, अब देखो आप लोगों के सामने एक और सवाल है, और ये रहा सवाल नंबर 4। जल्दी से आप लोग इसको हल करेंगे सवाल नंबर 4 को, और फिर हम आपको सवाल नंबर 5 भी हमें कराना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बना के रखना। आप लोगों के पास में सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम है कि आप इसको पहले अपने तरीके से हल करके सर आंसर बता देते हैं, बाकी हम तो आपको समझाएंगे ही कि इसका सही आंसर क्या होगा। पूछा गया है यदि x-1 बहुपद बहुपद 2x² प्लस kx प्लस √2 का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। सभी बच्चों के पास में सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम है, कि 7:47 हो रहे हैं, 7:49 तक इसको खत्म करके चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए, ताकि हम इसको जल्दी से समझा दें, क्योंकि हमें प्रश्न नंबर 5 भी करना है अभी इसका। चलिए, ठीक है, नेहा यादव का आंसर आ गया है। ठीक है, कृष्ण का आंसर आ गया है, जितेश कुमारी के नाम से आंसर आ गया है, लोकेश के नाम से आंसर आ गया है, ललित का आंसर आ गया है, भूमिका का आंसर आ गया है। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, और काफी अच्छा लगा हमें कि बच्चे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वो बात अलग है कि किसी का गलत होगा किसी का सही होगा। चलिए देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी, सब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, आप समझ लीजिए, समझ लीजिए सभी बच्चे समझ लीजिए। देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले जहां पर लिखा हो x-1 या फिर कुछ भी लिखा हो कि वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो आप मान लेना कि अगर ऐसा सवाल मिले तो आप कहोगे, हमें आप जानते हो बुक में लिखना पड़ता है सोल्व करते वक्त कि हमें दिया गया है कि x-1 एक गुणनखंड है। अगर x-1 एक गुणनखंड है, तो अभी अभी पीछे वाली स्लाइड पर हमने देखा था, ये हमने गुणनखंड ही तो कहते बच्चे, आप बताइए, ये हमने गुणनखंड ही तो कहते इसके, भाई कि इसका गुणनखंड ये आया, फिर हमने कहा अगर हमें शून्यक निकालना है तो ये 0 के बराबर होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर ये इसका एक गुणनखंड है, अगर ये इसका एक गुणनखंड है, आप कहोगे कि अगर x-1 एक गुणनखंड है, तो तो x-1 बराबर 0 रखने पर, तो सर x का मान आ गया 1, यानी कि x बराबर 1 इसका एक शून्यक होगा। इतना समझ में आया कि आपने लिखा x-1 यदि एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 इस बहुपद का एक क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा।
और आप जानते हो शून्यक का मतलब क्या होता है, कि जब आप एक्स का मान एक रखोगे, जब आप एक्स का मान एक रखोगे किसमें, 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2 में, जब आप एक्स का मान एक रख दोगे तो ये शून्य के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2 1 का वर्ग प्लस के गुणा 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। पता लगी क्यों आया ये शून्य के बराबर? पता लगी कि अभी तक तो सर ये शून्य के बराबर नहीं था, लेकिन पर जैसे ही आपने एक्स का मान एक रख दिया तो सर ये शून्य के बराबर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि x-1 एक गुणनखंड है, तो x बराबर एक इसका एक शून्यक होगा। शून्यक का मतलब होता है कि आप उसको बहुपद के अंदर रख दो तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा, जैसे कि आपने करा भी था कि सर t² माइनस के 2t प्लस 2, शायद 3t था, माइनस के 3t प्लस 2 में जब आपने t बराबर 0 रखा था, t बराबर 1 रखा था, t बराबर 2 रखा था, तो इन दोनों ही केस में ये मान 0 आ रहा था और यहाँ पर ये 2 आ रहा था। तो आपने कहा सर t बराबर 1 इसको 0 बना रहा है तो ये इसका एक शून्यक है। तो हमने कहा कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका एक शून्यक होगा। शून्यक का मतलब क्या होता है कि जब आप इसके अंदर शून्यक की वैल्यू रख दोगे तो उसको 0 बना देगा। जब आप इसको हल करोगे, हल कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जब आप इसको हल करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने कहा सर 1 का वर्ग कितना होता है, एक, सर 2 गुणा 1 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। तो आप कहोगे सर ये तो आ गया 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0, और हमें के का मान निकालना है तो के इधर ही रहेगा। तो जब के इधर ही रहेगा तो आप कहोगे सर के तो हमने इधर ही रख दिया है। जब के इधर ही रहेगा तो आपने कहा सर इधर तो प्लस के 2 है तो इधर आके माइनस के 2, और सर इधर के रूट 2 है तो इधर आके माइनस के रूट 2, यानी कि सर -के 2 -के रूट 2। सर ये तो प्लस वाला ऑप्शन है, सर ये गलत हो गया। सर इसमें एक माइनस है एक प्लस है, सर ये गलत हो गया। सर इसमें एक प्लस एक माइनस है, सर ये गलत हो गया। अब आप देखो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो सर अंदर के साइन बदल जाते हैं, यानी कि -के 2 और -के रूट 2 ही लिखा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब आप हमें सभी बताना, पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप लोग वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। इसमें तो प्लस का निशान है बीच में। क्या चीज? दोबारा बोलो बच्चे। सर बीच पे प्लस का निशान है। बच्चे बीच में तो भले ही प्लस का निशान है, पर आप ये तो देखो कि इससे पहले माइनस का साइन है, और अगर ब्रैकेट से पहले देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन होता तो अंदर के साइन पलट जाते हैं बच्चे। ये +के 2 थे -के 2, ये +के रूट 2 थे -के रूट 2। अभी तक बताया था कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन पलट जाते हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी को समझ में आ गया है तो आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। बहुत अच्छा सवाल है, हम ही आप लोगों को समझा देते हैं। एक ऐसा ही सवाल आपको होमवर्क में दे देंगे एनसीईआरटी की बुक से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। लिखा है कि 8 a की पावर 3 +b की पावर 3 +12 a² b +6 a b² का मान बताइए, ओ के गुणनखंड कीजिए कि गुणनखंड कितने होंगे। अच्छा, आपने एक सर्व समीकरण यानी कि आपने एक आइडेंटिटी याद की होगी, a+b का होल क्यूब। और सर a+b का होल क्यूब होता है a³ +b³ +3ab, और फिर लिखा होता है सर ब्रैकेट के अंदर a+b। जब आप इसको और आगे सोल्व करोगे तो सर लिखा होता है a³ +b³ प्लस, सर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो पहले आ जाएगा 3a²b, प्लस जब इसकी गुणा हम इसके साथ में करेंगे तो आएगा 3ab²। पहले तो आप लोग हमें यहीं तक बता दो कि ये सर्व समीकरण आइडेंटिटी सभी को याद है ना, या फिर सर याद नहीं थी पर हमें अभी रिवाइज हो गई तो याद आ गई है, या फिर सर हमें याद नहीं थी रिवाइज भी नहीं है, हम इसको याद कर लेंगे। इतना जल्दी से सभी वाले बच्चे बताइए। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखो, क्या ये सवाल बिल्कुल इसके जैसे ही नहीं है कि सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? सर इसमें और इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं है, इसमें और इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं है। सर यहाँ a³ है, बस फर्क इतना है सर यहाँ पर 8a³ है। सर यहाँ b³ है, सर यहाँ भी बिल्कुल सेम b³ लिखा हुआ है। सर यहाँ 3a² भी है, सर यहाँ 12a² भी लिखे हैं। सर थोड़ा सा तो फर्क हो गई, क्योंकि सर यहाँ 8 भी तो आ गया है। सर यहाँ 3a² भी है, सर यहाँ 6a² भी है। सर थोड़ा सा फर्क हो भी सकता है क्योंकि यहाँ 8 भी तो आ गया है। तो इसको अगर हम बंद करना चाहें तो फॉर्मूले में बंद करके कैसे लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 8 जो होता है ना, सर वो 2 का क्यूब होता है।
और सर जो ए क्यूब है ना, वो ए का क्यूब होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 ए का होल क्यूब। बताइए, क्या हम 8 ए क्यूब को 2 ए का होल क्यूब लिख सकते हैं? आपको कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर किसी भी नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो उसका मतलब होता है एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और सर ए गुणा ए समझ में आया कि हम 8 ए क्यूब को 2 ए का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है। सर हम बी क्यूब को बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस सर फिर आता है 3 AB। तो सर ठीक है, 3 AB लिखो, और ब्रैकेट में आता है सर A+B। अगर हम ए की जगह 2A ले लें, और सर अगर बी की जगह बी ले लें, तो क्या इसको हल करने पर हमारा ऊपर वाला सब कुछ आ जाएगा? देखते हैं, क्या सर इसको हल करने पर हमारा ऊपर वाला सब कुछ आ जाएगा? एक बार देख लेते हैं। अगर आ गया तो सर हमारा आंसर ही आ जाएगा। आपने कहा सर 2A का होल क्यूब है, यानी कि 8A क्यूब हो गया है। आपने कहा यस सर, ये 8A क्यूब हो गया है। यस सर, ये B क्यूब हो गया है। जब सर हम इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। भाई ये तो होता है हमारे पास में, भाई ये होता है 3AB A+B। ठीक है बच्चे? तो ये कितना हो गया हमारे पास में? आपने कहा सर 3AB और A+B। जब हमने इसको हल किया तो सर ये हमारे पास में आ गया, ये रहा 3 दूनी 6 A² B। कितना आ गया? 6 A² B, प्लस जब सर हमने इसको आगे हल किया 3AB के बाद में, तो सर ये आ गया हमारे पास में 3AB²। बताइए जरा, इतना सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे की क्लास कट गई थी। हाँ, एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको। देखो, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जिसकी क्लास कट गई थी कोई बात नहीं। कार्तिक वैसे भी ज्यादातर चीजों को सोल्व करते हैं, तो पूरा सवाल हम एक बार फिर से बताएंगे। देखिए, अभी तक हमने कुछ नहीं किया था कार्तिक, अगर क्लास कट गई थी बच्चे आपकी, देखो आपको एक सवाल दिया गया था 8A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 12A² B प्लस 6AB² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कितना होगा? यानी कि हमें इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने कहा कि सर इसके गुणनखंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद है, A+B का होल क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर A+B का होल क्यूब होता है। चलो हम इसको भी एक बार और लिख देते हैं सारे को। देखिए, आपने कहा सर अगर हमसे पूछा जाए बताइए x+y का होल क्यूब कितना होता है, तो सर हम कहेंगे x³ + y³ +3xy और x+y, यही होता है। A+B का होल क्यूब A³ + B³ +3AB A+B। ठीक है बच्चे? बताइए कार्तिक, समझ में आया इतना? कि सर ये एक यस। सर समीकरण, यानी कि एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है। तो आपने कहा सर ये अगर x+y का होल क्यूब अगर इतना होता है, तो सर इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करें तो बनेगा x³। बच्चे माइक बंद प्लीज, जिसका भी माइक ओपन है। सभी बच्चे अपने माइक चेक करो, जिसका भी माइक ओपन है वो अपने माइक बंद कीजिए। ललित प्लीज आप भी बच्चे माइक बंद कीजिए। ठीक है, देखिए आपने कहा सर ठीक है, इसको और आगे हल कर लेते तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x² y +3xy²। यहां तक अगर आप देख पा रहे हो, तो आप कहोगे सर अगर x+y का होल क्यूब है, तो सर उसको हम x³ + y³ +3x² y +3xy² लिख सकते हैं। तो सर ये बिल्कुल देखने में इसी के जैसा है। सर ये देखने में बिल्कुल इसी के जैसा है कि 8A³ +B³ +12A² B +6AB²। सर ये देखने में बिल्कुल इसके जैसा है, यानी कि इसका आंसर कुछ ना कुछ ऐसा ही आना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है बच्चे? कार्तिक बोलिए बच्चे, एक बार इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। जब आप इतना आगे सोल्व करोगे, तो आपने कहा सर 8 को हम लिख सकते हैं 2A का होल क्यूब। देखो, क्योंकि आप जानते हो 2A का होल क्यूब जो होगा, उसका मतलब है सर 2A को 3 बार गुणा करना। और जब हम इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 A क्यूब। ठीक है, हम सर 8A क्यूब को लिख सकते हैं 2A का होल क्यूब, प्लस सर B क्यूब को हम लिख सकते हैं B का होल क्यूब, प्लस अब इन दोनों टर्म को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 3। A की जगह हमने लिखा 2A × B, क्योंकि क्या होता है, ये होता है ना 3xy। तो सर 3 के बाद हमने लिखा x की जगह 2A, y की लिखी जगह B। और फिर सर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे
एक्स प्लस वाई, यानी कि हम लिखेंगे 2a प्लस बी। अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा सोल्व करने के बाद में ऊपर वाला बन जा रहा है। अगर ऊपर वाला बन जा रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, ये तो बना 8a क्यूब, ये बना b क्यूब, ये बना 3 दूनी 6ab, और सर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस बी। जब आप इसको और आगे हल करोगे तो सर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर, ये बिल्कुल हमारे ऊपर वाले की तरह बन गया है, ओपन करने के बाद में बन गया कि नहीं बन गया, बताइए। हमने इसको यस लिखा सर। 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab। तो आप कहोगे सर ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम बंद करके लिख सकते हैं कितना। सर इस फॉर्मूले को बंद करके हम लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। तो आप कहोगे सर आंसर आ गया है हमारे पास में कि सर इतने बड़े का गुणनखंड क्या होगा। सर इतने बड़े का गुणनखंड होगा 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो। क्या सर समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब आपका देखो क्लासेस चलेंगी आपकी एनसीईआरटी से ही। आप देख पा रहे हो कि एनसीईआरटी के आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट किया गया था। लोकेश, आप क्या बोल रहे हो बच्चे?